वेलकम स्टूडेंट्स, हेयर आई एम अगेन। बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के लिए कंपलसरी पेपर कोड A050601T। पेपर का नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। इसकी आज हम फर्स्ट यूनिट एंट्री ऑफ गांधी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थर्ड पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम दो पार्ट इसके ला चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41 से लेकर के 53 तक। तो चलिए हम देखते हैं इसका 41वां प्रश्न। असहयोग आंदोलन में केसरे हिंद का पदक लौटाया गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, गांधी जी द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गांधी जी। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान केसरे हिंद का पदक लौटाया गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था चोरा चोरी कांड के कारण, जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो चोरा चोरी कांड से दुखी होकर के गांधी जी ने 11 या 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस आंदोलन का मुख्य कार्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और अंग्रेज़ों द्वारा दी गई उपाधि और पदकों को लौटाना। तो इसी क्रम में गांधी जी ने केसरे हिंद का पदक लौटा दिया था। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी को केसरे हिंद पदक जो मिला वो कब और क्यों मिला। तो केसरे हिंद का पदक गांधी जी को दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे 1914 के दौरान। तो उन्होंने घायल सैनिकों की सेवा के लिए एक चिकित्सीय दल बनाया जिसमें वे घायल सैनिकों की सेवा कर रहे थे। इस मानवतापूर्ण कार्य को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उनसे खुश होकर उनको केसरे हिंद का पदक प्रदान किया था। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। खिलाफत का प्रश्न संबंधित है अरब राष्ट्रों की आज़ादी से, अफ्रीकी देशों की आज़ादी से, भारत की स्वतंत्रता से या तुर्की के प्रति ब्रिटेन की नीतियों में परिवर्तन के संबंध में। तो देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुर्की के प्रति ब्रिटेन की नीतियों में परिवर्तन के संबंध में। तो चलिए थोड़ी सी हम खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन मुख्यतः 1919 से 1924 तक चला। भारत में मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान, जिसको खलीफा या पूरी दुनिया के मुसलमानों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था, इनके पद और उनकी साम्राज्य की रक्षा के लिए ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी। तो तुर्की की हार के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य को विभाजित करने के लिए और खलीफा के पद को समाप्त करने का डिसीजन लिया, जिससे भारतीय मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। मतलब उनको लगा कि ये हमारे जो आध्यात्मिक नेता हैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को चलाया। वैसे तो इसके प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मौलाना शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स भी कहा जाता है, और इनके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल खां भी इसमें शामिल थे। इन लोगों का साथ देने के लिए गांधी जी भी इनके साथ आए और उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो इस आंदोलन का रिजल्ट क्या हुआ कि 1922 में आप देखेंगे चोरा चोरी के बाद तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले ही लिया था। उसी की वजह से खिलाफत आंदोलन भी धीरे धीरे धीमा पड़ गया था। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि 1924 में तुर्की में ही मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और वो क्या करते हैं, मुस्तफ़ा कमाल खुद ही खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अब जब मुस्तफ़ा कमाल ने खुद ही खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तो ये आंदोलन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी खिलाफत आंदोलन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों की सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण
किसे सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं? गेस कीजिए इसका आंसर। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो ये स्टोरी फिर से वहीं से ही शुरू होती है जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी 1914 में दक्षिण अफ्रीका में थे। वहाँ उन्होंने उनकी सेवा तो की ही थी, साथ ही साथ उन्होंने जब वो 1915 में भारत आ गए तो उन्होंने लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की जो सेना थी उसमें भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण इनको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस अधिनियम में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का? तो इसके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आप जानते ही हैं कि रॉलेट एक्ट आया था सन 1919 में, और जिसका ये था कि इसमें बिना किसी को इन्फॉर्म किए जिस पर भी शक है उसी को जो सैनिक थे वो जेल में डाल सकते थे, और उसके बचाव पक्ष के लिए भी वो अपने लिए वकील नहीं रख सकता था। तो इसी बात से व्यथित होकर मोतीलाल नेहरू ने इस एक्ट को अपील, वकील और दलील की व्यवस्था के विरोध में कहा कि यह एक ऐसा एक्ट है जिसमें बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील। तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं था? सरकारी कामकाज का बहिष्कार, सरकार को पुरस्कार लौटाना, विदेशी भाषा का बहिष्कार या संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना? गैस कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना। तो इसमें हम पहले ही देख चुके हैं कि असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यक्रम थे, जैसे कि उपाधियों को लौटाना, विदेशी भाषा का बहिष्कार करना और विदेश की किसी भी चीज़ के लिए किसी भी वस्तु का बहिष्कार कर देना, ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल थे। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से हटा सकते हैं एलिमिनेट करके कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? बम्बई में, चंपारण में, लखनऊ में, वाराणसी में? गेस कीजिए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी में। तो गांधी जी 1914 तक तो थे लगभग दक्षिण अफ्रीका में ही। 1915 में गांधी जी लौटे भारत में, और भारत में उन्होंने अपना सबसे पहला जो जनभाषण दिया वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया था 1916 में। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत से अपने विचारों को रखा, जिसकी वजह से वो जनमानस पटल पर काफ़ी फेमस भी हो गए थे। तो उन्होंने एक तो सबसे बड़ी बात ये रखी सामने कि अगर हमारा देश बहुत गरीबी से जूझ रहा है तो ये अच्छा नहीं है कि कुछ एलिट क्लास लोग अपने आभूषण और अपने पैसे का दिखावा करें। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे किसानों के मुद्दों को भी उठाया था। तो वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गांधी जी ने 1916 में अपना पहला भाषण दिया था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या ब्रिटिश सरकार? आई होप इसको तो आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी, ब्रिटिश सरकार। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1914 के दौरान गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। वहाँ उन्होंने एक
चिकित्सीय दल बनाया था, जिसमें उन्होंने जितने भी घायल सैनिक थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के, उनकी सेवा की थी। तो इसी सेवा से खुश होकर के ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में लौटा दिया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिर अगला प्रश्न। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश किस आंदोलन से हुआ? चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? गेस कीजिए इसका सही आंसर। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंपारण। तो हमने कल और परसों वाली क्लास में देखा ही था कि 1917 में गांधी जी ने अपना सबसे पहला जो आंदोलन किया था वो चंपारण में किया था। चंपारण बिहार में पड़ता है और इसमें गांधी जी ने जो किसान थे और किसानों को मजबूर किया जा रहा था खेती के नील की खेती के लिए, जिसमें कहा था कि 3/20 हिस्से पर आप नील उगाएंगे, जिसके लिए किसान तैयार नहीं थे। तो उसके लिए उन्होंने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने किसानों के बिहाफ पे अपनी बात को रखा और उसके बाद वो उसमें सफल हो पाए और किसानों को इससे मुक्ति मिल गई। तो गांधी जी का राजनीति में प्रवेश हुआ है चंपारण आंदोलन 1917 से। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि अहमदाबाद मिल आंदोलन ये 1918 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन ये भी 1918 में हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 में और इसका अंत हो गया था 11 या 12 फरवरी 1922 में। और चोरा चोरी कांड की वजह से ये अंत हुआ था और चोरा चोरी कांड को 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्लेग बोनस मामला किस आंदोलन से संबंधित था? चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? गेस कीजिए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो देखिए चंपारण आंदोलन तो नीलों से संबंधित था, यानी कि किसान जो नील की खेती कर रहे थे उससे संबंधित था। खेड़ा आंदोलन का मुद्दा अलग था। बाकी जो चंपारण मिल आंदोलन है ये प्लेग बोनस से संबंधित है। तो आइए इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन की। तो ये शुरू हुआ था 1918 में अहमदाबाद गुजरात में। तो ये आंदोलन मिल मजदूरों के लिए था। यहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला भूख हड़ताल किया था भारत में और इसका कारण क्या था कि जो मिल मजदूर थे वो उनकी जो मिल मालिक थे वो मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ाना चाहते थे और इसमें मजदूर चाहते थे कि आप हमारा 50% वेतन बढ़ा दीजिए और मिल मालिक कहते थे कि हम तो बस 20% तक ही बढ़ा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। और प्लेग बोनस को लेकर भी विवाद था। तो गांधी जी ने इसमें क्या किया, गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल करने को कहा, फिर मजदूरों ने अनुशासन और अहिंसा बनाए रखने को कहा और जब मजदूर कमज़ोर पड़ने लगे तो गांधी जी ने भूख हड़ताल का उपयोग किया। और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि जो मिल मालिक कह रहा था कि मैं 20% बढ़ाऊंगा और मजदूर कह रहे थे कि 50% बढ़ा दीजिए, तो उन दोनों का एवरेज यानी कि मिल मालिकों ने 35% वेतन बढ़ाने को वो मान गए। इस तरह से मजदूरों की जीत हुई। तो ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह और भूख हड़ताल का प्रयोग किया। तो चलिए ये तो बात थी अहमदाबाद मिल हड़ताल की। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें प्लेग बोनस क्या है। तो एक्चुअली 1896-97 के आसपास की बात है। अहमदाबाद में एक महामारी फैल गई थी जिस प्लेग नाम की। जैसे अभी पता है ना, कुछ टाइम पहले कोविड की महामारी फैली थी। तो उसमें लोग क्या कर रहे थे, अगर कोई शहर में है तो वहाँ से निकल करके गांव में जा रहा था। उनको लग रहा था कि यहाँ से हम निकल जाएंगे तो महामारी से बच जाएंगे। तो इसी तरीके से जब 1897 के आसपास प्लेग की बीमारी फैली तो जो मजदूर थे वो शहर छोड़कर जा रहे थे। उनको लगा कि यहाँ महामारी फैली हुई, हम यहाँ से चले जाते हैं।
अगर मज़दूर चले जाते तो मिल का तो काम बिल्कुल बंद हो जाता। तो ऐसे में वहाँ के मालिकों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इनको ना थोड़ा एक्स्ट्रा वेतन दे देते हैं। तो एक्स्ट्रा वेतन देने की बात हुई तो मज़दूर फिर रुक गए। अतिरिक्त वेतन के नाम पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो ये सब चलता रहा। तो ये जो एक्स्ट्रा उनको पैसे दिए गए ना अ, आगे के काम के लिए, तो इसी को नाम दे दिया गया क्या, प्लेग बोनस। फिर क्या हुआ कि प्लेग ख़त्म हो गया, तो मिल मालिकों ने बोनस देना बंद कर दिया। तो ऐसे में मज़दूरों ने कहा कि भई महँगाई बहुत बढ़ रही है, इसलिए बोनस बंद मत कीजिए और आप हमारा वेतन बढ़ा दीजिए। उसी को लेकर के बात चल रही थी कि मज़दूरों का कहना था कि 50% बढ़ा दीजिए वेतन। मिल मालिक कह रहे थे कि हम 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएँगे। तो इसी को लेकर के गांधी जी को बुलाया गया और उसके बाद जब भूख हड़ताल और ये सब हुआ तो उसके बाद मिल मालिक इस बात पर राज़ी हो गए कि हम आपको 35% बढ़ा हुआ वेतन देने को तैयार हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि प्लेग बोनस का मामला क्या था। तो आई होप आप अब कभी नहीं भूलेंगे कि प्लेग बोनस का मामला अहमदाबाद मिल हड़ताल से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। रोलेट एक्ट का लक्ष्य था भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देना, भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देना, मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना या भारत के लिए स्वशासन की योजना लागू करना। आप बहुत आसानी से इसका ऑप्शन ढूंढ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। ऑप्शन सी, मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। तो देखिए सन 1919 में ये एक एक्ट लाया गया था जिसको रोलेट एक्ट कहा गया। इसको रोलेट एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि जिसकी अध्यक्षता में ये एक्ट बना था उनका नाम रोलेट था, इसलिए इसको रोलेट एक्ट कहा गया। वास्तव में तो इसका नाम था आतंकवादी, मतलब आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जो एक्ट था, तो इसका नाम इससे ही रिलेटेड था। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि पुलिस को किसी पे भी शक हो तो वो उसको पकड़ ले बिना किसी वारंट के, उसको पकड़ सकती है, बिना ट्रायल के उसको जेल में रख सकती है और वो अपने लिए वकील भी नहीं रख पाएगा। यानी कि जैसे आप अभी भी देख पाते होंगे, मान लीजिए किसी को पुलिस ले जाती है तो तुरंत ही उसका वकील चला जाता है, उसकी बेल करवा के ले आता है। उसके बाद फिर वो अपना वकील रखता है तो केस चलता है। केस चलने के बाद जब तक कि उस आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है व्यक्ति के ऊपर, तब तक उसको आरोपी नहीं माना जाता है। लेकिन रॉलेट एक्ट क्या कर रहा था, वो इसमें किसी भी चीज़ को नहीं देख रहा था। उसको बस किसी पे शक हुआ, व्यक्ति को पकड़ा और जेल में डाल दिया और बाद में वो अपने लिए वकील भी नहीं रख सकता। तो इसी बात की वजह से मोतीलाल नेहरू ने इस एक्ट को कहा था क्या, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का ये एक्ट है। और गांधी जी ने इसको कहा था काला कानून। तो आई होप आपको रोलेट एक्ट से संबंधित ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या गांधी जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भगत सिंह। तो भगत सिंह ने जब 8 अप्रैल 1929 को वहाँ पर असेंबली में बम फेंका पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, तो वहाँ उन्होंने बम फेंका और उन्होंने नारा दिया क्या, इनकलाब जिंदाबाद। और इसको लेकर के उन्होंने पर्चे बांटे। हालांकि उन्होंने वो बम किसी के ऊपर नहीं गिराया, ना उनका कोई मोटिव था कि इससे किसी को नुकसान पहुंचे। उन्होंने वहाँ बम फोड़ने के बाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। उन पर्चों पर लिखा था ये कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद के बारे में एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ये वास्तव में दिया किसी और ने था, लेकिन भगत सिंह ने इसको पॉपुलर बनाया है। ये इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे, और ये जोश और बदलाव का प्रतीक माना गया, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। और इस नारे का सबसे पहले दिया था इसको मौलाना हसरत मोहानी ने, जबकि भगत सिंह ने इसको काफ़ी पॉपुलर बनाया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
चटगांव विद्रोह के मुख्य क्रांतिकारी थे भगत सिंह, रास बिहारी बोस, सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद। गैस कीजिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यसेन। तो चटगांव विद्रोह के मुख्य क्रांतिकारी थे सूर्यसेन। तो चटगांव एक जगह है जो कि बंगाल में थी, ठीक है। और सूर्यसेन वहाँ के एक राष्ट्रीय स्कूल के टीचर थे, अध्यापक थे, इसलिए लोग इनको मास्टर दा भी कहते थे। और इनको कई बार आप सुनोगे सूर्यसेन दा या मास्टर दा, इस नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने जो एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसमें इनके स्टूडेंट्स भी इनके साथ में थे। तो उसका काम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों के हथियार पर कब्जा कर लिया जाए, टेलीग्राफ, टेलीफोन लाइन ये सब काट दी जाए, रेलवे संचार को बंद कर दिया जाए और चटगांव को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाया जाए। ये सब उद्देश्य थे चटगांव विद्रोह के। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया कि क्रांतिकारियों ने पुलिस आर्मरी और ऑक्सिलरी फोर्स आर्मरी पर हमला किया। हथियार तो उनको मिल गए, लेकिन गोली नहीं मिली। क्रांतिकारियों ने झंडा फहराया और अस्थायी रूप से अपनी एक क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। लेकिन फाइनली हुआ ये कि 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में उनको फांसी दे दी गई। इस तरीके से चटगांव का विद्रोह समाप्त हो गया। इनके कुछ रेवोल्यूशनरी थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे, उनमें कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर का नाम ज़्यादातर आता है। तो इन शॉर्ट आप इतना याद रख सकते हैं कि 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के शस्त्रागार पर हमला किया, संचार व्यवस्था को नष्ट किया और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया चटगांव विद्रोह के बारे में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन्ना ने 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सहयोग दिया, विरोध किया, मौन समर्थन दिया या तटस्थ रहे? तो देखिए ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इसमें, ये 1929 नहीं, ये 1920 है, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है। गेस कीजिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विरोध किया। तो जो जिन्ना थे उन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। एक बार फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1921 में धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। 5 जनवरी या 4 जनवरी को चोरा चोरी कांड हुआ और 12 फरवरी या 11 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया गया। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों था कि जिन्ना इसके समर्थन में नहीं थे या उन्होंने इसका विरोध किया। इसका कारण ये था कि जिन्ना मानते थे कि हमें संवैधानिक तरीक़ों से विश्वास करना चाहिए स्वशासन के लिए या आज़ादी के लिए, जिसमें कि कोई सुधार किया जा सकता है या कोई एप्लीकेशन दिया जा सकता है या कोई कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है। जबकि उनको लगा कि जो महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन है, इससे अव्यवस्था फैल सकती है और इससे लोग कानून तोड़ सकते हैं, क्योंकि लोग जब विरोध करने पर आएंगे तो वो कानून तोड़ सकते हैं और ये ठीक नहीं लगा उनको। तो इसलिए उन्होंने जन आंदोलन को गलत समझा, क्योंकि वो जो बहिष्कार था, इसमें बहिष्कार का मतलब वो स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। जैसे गांधी जी ने खुद ही केसर हिंद की उपाधि का त्याग किया था, तो इसको जिन्ना सही नहीं समझ रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जिन्ना ने इसका विरोध किया। इसी के चलते जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस को भी छोड़ दिया था और वो धीरे धीरे अपने फिर एक अलग रास्ते पर चल पड़े। तो ये रहा, बताया मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में और जिन्ना के बारे में। आई होप अब आप इसको नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट यूनिट है, इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।